नमस्कार नौजवान साथियों। वसुधैव कुटुंबकम के इस खास प्रोग्राम जीरो से हीरो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। इस प्रोग्राम को शुरू करने का उद्देश्य कैरियर बिल्डिंग, मोटिवेशन और इंस्पायरेशन है। तमाम तरह की सर्विसेज जैसे सिविल सर्विसेज, आर्मी, जुडिशियरी, नीट, इंजीनियरिंग, इन तमाम सर्विसेज के बारे में, इनकी परीक्षाओं के बारे में तथा इनकी प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी है उनके बारे में स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को जानकारी देना है, उनका मार्गदर्शन करना है। साथियों, आज के इस प्रथम एपिसोड में सिविल सर्विसेज या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स व एस्पायरेंट्स में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, उनके अंदर किस तरह का टेम्परामेंट होना चाहिए, किस तरह की सोच होना चाहिए, किस तरह की उनका विजन होना चाहिए, किस तरह की क्वालिटीज होना चाहिए, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे जो उनकी सफलता में सहायक सिद्ध होती हैं। साथियों, आज मैं आपसे जो बातें शेयर करना चाहूंगा, जो फैक्ट के बारे में बातचीत करना चाहूंगा, वो मेरे 40 साल अनुभवों का निचोड़ है। जब मैं प्रिपरेशन करता था तब से लेके आज तक मैंने जो सीखा है और मैंने जो जानने का प्रयास किया है कंटिन्यूअस, उन्हीं अनुभवों का निचोड़ मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। और इन्हीं स्ट्रेटजीज ने और इन्हीं अनुभवों ने मुझे दूसरे अटेम्प्ट में शिखर पर पहुंचाने में सहायक सिद्ध हुए थे। उन्हीं के बारे में आज मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा ताकि भविष्य में आपका मार्गदर्शन हो सके, आपको सफलता मिल सके। मैं चाहता हूं कि आप भी इसका लाभ लेकर अपने और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी या ऐसा मेथड्स प्रिपरेशन के संबंध में बताऊंगा जो आपको 100% सफल होने में सहायक सिद्ध होगा। साथियों, आज की चर्चा शुरू करने से पहले आईएएस या सिविल सर्विसेज, जो दोनों को एक दूसरे का पर्याय माना जाता है, सिविल सर्विसेज कहने का मतलब आईएएस है और आईएएस की तैयारी करने का मतलब आज सिविल सर्विसेज की तैयारी से इसका सेंस लिया जाता है। आज मैं कुछ जो प्रिपरेशन की क्वालिटीज होनी चाहिए और किस तरह का विजन और एटीट्यूड एक एस्पायरेंट्स में, स्टूडेंट में होना चाहिए, उस पर बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि सिविल सर्विसेज या आईएएस के इंपॉर्टेंस और उसकी रेलिवेंसी पर और उसके क्रेज के बारे में आज मैं आपसे कुछ उसके बारे में बातचीत करूं, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं और जोश खरोश के साथ इसकी तैयारी में जुट जाए। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अगर कोई स्टूडेंट या एस्पायरेंट्स आईएएस के जो जुरिस्डिक्शन होते हैं उनके बारे में अच्छी तरह से जान ले, तो उसको पाने के लिए या उसमें सफल होने के लिए या आईएएस बनने के लिए वो और ज्यादा और परिश्रम से और लगन से प्रयास करेगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि आज आईएएस के इंपॉर्टेंस और क्रेज के बारे में भी मैं बताऊं, जो आपके अंदर उत्साह और जोश भरने का काम कर सके। साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे कि सिविल सर्विसेज या आईएएस की शुरुआत ब्रिटिश काल में ही भारतवर्ष में की गई थी और पहले इसकी जो परीक्षा होती थी वो लंदन में आयोजित होती थी। 1922 से हिंदुस्तान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से या वहां आने जाने की प्रॉब्लम से इसकी शुरुआत भारतीयों की मांग पर 1922 से हिंदुस्तान में इस परीक्षा का आयोजन किया जाना शुरू किया गया था। साथियों, इसके इंपॉर्टेंस के संबंध में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज ने सिविल सर्विसेज या आईएएस को भारत में ब्रिटिश एम्पायर के स्ट्रक्चर का लौह ढांचा, स्टील फ्रेम कहा था। और कुछ इसी तरह हमारे देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ इसी तरह के अपने विचार व्यक्त किए थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस उनका मानना था कि उनका कहना था कि भारत को एकजुट रखना
सिविल सर्विसेज के बिना संभव नहीं था। साथियों, ये दोनों स्टेटमेंट्स इसकी इंपॉर्टेंस, सिविल सर्विसेज या आईएएस के इंपॉर्टेंस या इसके क्रेज को बताने में अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। साथियों, सिविल सर्विसेज का जो इंपॉर्टेंस ब्रिटिश पीरियड में था वो आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है, बल्कि उसकी क्रेज में और उसके इंपॉर्टेंस में और उसके रोल और जुरिस्डिक्शन में समय के साथ वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। आजादी के बाद आज तक इसका क्रेज बना हुआ है। हर युवा आईएएस बनना हर युवा या माँ बाप, हर यूथ या माँ बाप स्टूडेंट का पहला सपना होता है। हमने बहुत कम या न के बराबर सुना है कि किसी पेरेंट या बच्चों को यह कहते हुए सुना है कि मेरा बेटा नेता बनेगा, एमपी बनेगा, विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा या पूंजीपति बनेगा। लगभग 90% माँ बाप या बच्चों को यह कहते आप सुने होंगे कि मैं आईएएस बनूंगा या मेरा बेटा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। इस तरह का भाव आज भी हमारी मानसिकता में, हमारे समाज में बना हुआ है। सब लोग प्रथम दृष्टया आईएएस बनने का ही ख्वाब देखते हैं। इसकी महत्ता इससे भी सिद्ध होती है कि आप किसी भी एस्पायरेंट्स या स्टूडेंट से पूछिए कि आप इलाहाबाद, दिल्ली या किसी भी शहर में किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, तो वो यही बताएगा कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। बहुत रेयर लोग हैं जो यह बताएंगे कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूं। साथियों, आईएएस भी सिविल सर्विसेज का एक कैडर है। जैसे सिविल सर्विसेज में आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस या और तमाम तरह की पोस्ट हैं, कैडर्स हैं, वो उसी तरह आईएएस भी सिविल सर्विसेज का एक कैडर है। लेकिन आज सिविल सर्विसेज और आईएएस एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। कोई भी अपना परिचय बताने में कोशिश करता है कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, न कि सिविल सर्विसेज की। तो साथियों, इतनी महत्वपूर्ण सर्विस सेवा या कैडर के बारे में हम युवा और जो हर युवा और माँ बाप का सपना है, आइए हम देखते हैं कि इस आईएएस जो कैडर है इसका कौन सा जो इसके क्रेज को और इसके इंपॉर्टेंस को आज तक बढ़ाए हुए है, वो कौन सी क्वालिटीज हैं, वो कौन सी विशेषताएं हैं जो आईएएस को सिविल सर्विसेज के अलग कैडर्स जैसे आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस से अलग करता है। इस संबंध में भी मैं संक्षिप्त में बातचीत कर लेते हैं। साथियों, सबसे पहले जो मैं उस बिंदु पर फोकस करना चाहूंगा जो आईएएस को सिविल सर्विसेज के अलग कैडर्स से अलग करता है, वो है पहला सोशल स्टेटस। आप जानते हैं या देखते होंगे कि आईएएस में कोई स्टूडेंट जब सिलेक्ट होता है तो ओवर द नाइट वो स्टार बन जाता है और उसकी जो सोशल स्टेटस है वो रातों रात हाई हो जाती है और वो अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए एक पहचान का विषय बन जाता है। समाज में एक उसका स्टेटस हो जाता है। उसको लोग इज्जत की नजरों से और सम्मान की नजर से देखना शुरू कर देते हैं। और हर माँ बाप जो पहले परिचय होता था कि ये फला के माँ बाप हैं, अब ये होने लगता है कि ये फला अधिकारी जो आईएएस उनके माता पिता हैं या उनके रिलेटिव्स हैं, वो इनके संबंधी हैं। तो इस तरह से जबरदस्त इस एक रिकॉग्निशन और स्टेटस मिलता है। आईएएस होने पर आपको एक साथ आप अर्श से फर्श पर पहुंच जाते हैं। आपको शोहरत, ऑनर, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, फेम, रिकॉग्निशन, अपॉर्चुनिटी, सारी चीजें एक झटके में आपको मिल जाती हैं। जो यही विशेषताएं हैं जो आप आईएएस को अलग करती हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं कि इसका जो नेचर है, जो आईएएस का जुरिस्डिक्शन है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है अलग सर्विसेज से आईएएस को अलग करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि आईएएस का क्या जुरिस्डिक्शन होता है, उसका क्षेत्राधिकार क्या क्या होता है, उसको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उसको किस तरह का कार्य वर्क्स को अपनी ड्यूटीज के रूप में परफॉर्म करना पड़ता है। इस पर हम विचार करते हैं और यही सारी क्वालिटीज हैं जो आईएएस को सिविल सर्विसेज के डिफरेंट कैडर से डिफर करती हैं, अलग करती हैं। सबसे पहले आईएएस के रूप में जो
विशेषता है, जो जुरिस्डिक्शन है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स। इसीलिए आईएएस को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है, प्रशासनिक सेवा कहा जाता है। इसका जो प्रशासनिक संबंधी कार्य है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, समाज की व्यवस्था बनाए रखना, समाज में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बनाए रखने के लिए धरना, प्रदर्शन, जुलूस, सभा आयोजित करने की अनुमति देना, प्रोसेशन निकालने की अनुमति देना, या उस पर बैन लगाना अगर जरूरत पड़ती है तो लॉ एंड ऑर्डर या देश हित, समाज हित में उस पर उसको प्रतिबंधित कर देता है। धारा 144 लागू करता है। परिस्थितियां बिगड़ने पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए धारा 144 इंपोज करता है। इसी तरह विभिन्न प्रकार की जो छुट्टियां हैं उनको घोषित करता है। कॉलेज, स्कूल या व्यापारिक प्रतिष्ठान या किसी संकट या परेशानी, समस्या के समय या किसी महामारी के समय उनको इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को बंद करने का आदेश जारी करता है। भूमि अधिग्रहण कर संबंधी कार्य इसका महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे सड़क बन रही है, कोई सरकारी भवन बनना है या कोई सरकारी संस्थान बनना है तो उसके लिए ये लैंड एक्विजिशन का काम करता है। इस तरह इसके पास अथाह एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जिसके बिना पर इसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है। साथियों, जो नेक्स्ट जुरिस्डिक्शन है, जो अलग जो और सर्विसेज हैं उनसे आईएएस को अलग करता है, वो है जुडिशियल जुरिस्डिक्शन। इसका आप जानते होंगे कि एज ए मजिस्ट्रेट, एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम या एडीएम न्यायिक कार्य भी संपन्न करता है, कोर्ट में बाकायदे कोर्ट में बैठता है। और रेवेन्यू लॉ जैसे एलएआर एक्ट 1950 और आपका एलआर एक्ट और भी राजस्व संबंधी बहुत सारे मुकदमों की सुनवाई करता है। और कुछ मजिस्ट्रेट के रूप में जुडिशियल कार्य जैसे 107-16 सीआरपीसी, 133 सीआरपीसी, 144 सीआरपीसी को इम्पोज करता है, उनका कार्यान्वयन कराता है। इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एनएसए, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई करता है, इससे संबंधित मुकदमों की सुनवाई करता है। इस तरह उसे एक जबरदस्त जुडिशियल कार्य भी परफॉर्म करना पड़ता है, जो अदर सर्विसेज से आईएएस को डिफर करता है। इसी तरह जिले में जितनी पॉलिसी नेक्स्ट काम उसका जो है एग्जीक्यूशन या इन्फोर्समेंट का काम है। जितनी भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, हाउसिंग फॉर ऑल हो, मेकिंग इंडिया और इस तरह की जो बहुत सारी स्कीम्स हैं, प्लान्स हैं, उनका इन्फोर्समेंट करता है, उनकी समीक्षा करता है रेगुलर और उनको परफॉर्म कराता है। इसी तरह पॉलिसी मेकिंग का कार्य इसका इंपॉर्टेंट कार्य है। नेक्स्ट, जब कोई सीनियर आईएएस अधिकारी सेक्रेटरी के रूप में भारत सरकार या राज्य सरकारों में पोस्ट होता है तो उसे उस संबंधित विभाग से संबंधित बहुत सारे एक्ट्स, रूल्स ड्राफ्ट करने होते हैं, उनको पारित करवाना होता है। इसी तरह जो विभाग से संबंधित जीओ होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स या शासनादेश होता है, उसको जारी करता है। इसी तरह एडवाइजरी वर्क भी उसका है, वो अपने मंत्रालय को एडवाइस करता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने संबंधित विभाग के माननीय मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को। ऐसे बहुत सारे पद हैं जिन पर वो एडवाइजरी काम करता है, उसकी सलाह ली जाती है, शासन को चलाने में वो सहयोग करता है। इसी तरह मॉनिटरिंग वर्क है। आईएएस कैडर ही एक ऐसा कैडर है जो जितने तरह के विभाग हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे इरिगेशन हो, सिंचाई हो, शहरी विकास हो, या जो भी आप विकास संबंधी या डिपार्टमेंट्स देखते हैं, उनके कार्यों की रेगुलर समीक्षा एज ए जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। तो इसका मॉनिटरिंग वर्क भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है जिसको लेकर आईएएस अधिकारी को कलेक्टर कहा जाता है, जिले में जब वो पोस्ट होता है तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो रेवेन्यू कलेक्शन है। और कलेक्टर के रूप में वो सभी प्रकार के टैक्सेस की वसूली करवाता है, उसकी मॉनिटरिंग करता है, जैसे जीएसटी, आबकारी, एक्साइज, स्टैंप ड्यूटी, मनोरंजन, खनन, लैंड रेवेन्यू, ये जितने प्रकार के राजस्व होते हैं, टैक्सेस होते हैं, उनकी वसूली करवाता है, उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करता है, जिससे हमारा कोष
भरता है और कोष राजकीय कोष मजबूत होता है और उस कोष से तरह तरह की विकास संबंधी योजनाएं संचालित करती है। तो इसका कलेक्शन का काम इंपॉर्टेंट है। इसी तरह डेवलपमेंट का कार्य भी इसका महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे कहाँ सड़क बननी है, कहाँ पुल बननी है, कहाँ बिजली सप्लाई बाधित हो रही है, किस तरह की योजनाएं कार्यान्वित होना है, और जो डेवलपमेंट संबंधी योजनाएं हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन संबंधित विभाग के साथ उनके इम्प्लीमेंटेशन की समीक्षा करता है। तो इसका डेवलपमेंट का सारा उत्तरदायित्व मॉनिटरिंग का, उनके इन्फोर्समेंट का एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी के रूप में होता है। और जो और अदर्स इंपॉर्टेंट कार्य जैसे वेलफेयर या समाज में महामारी फैलती है, दैवीय आपदा, बाढ़, सूखा, सुनामी, आंधी तूफान, इस तरह की जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, डिसेस्टर्स होते हैं, उसमें जबरदस्त रोल अदा करना पड़ता है जो जिलाधिकारी या मजिस्ट्रेट। वो जनता के हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहता है, उनको तरह तरह की राहत पहुंचाता है, उनका सर्वे कराता है और उनको रेस्क्यू कराता है। ये इस तरह की बहुत सारी जो दैवीय आपदा के संबंध में की दैवीय आपदा के समय में जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उससे निपटने में यह प्रभावी कदम उठाता है। तो साथियों, यही चीजें हैं जो आईएएस को सिविल सर्विसेज के अलग सिविल सर्विसेज के जो दूसरे कैडर्स हैं उनसे इसको डिफर करते हैं, और शायद यही चीजें हैं जो इसका जुरिस्डिक्शन है, जो इसका जॉब डाइवर्स नेचर है, और यही इसको अदर सर्विसेज से अलग करता है। एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं कि आईएएस कैडर एक विभाग भी है। जब वो जिलों में पोस्ट होता है या किसी विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में पोस्ट होता है तो वो एक विभाग होता है। और जब सीनियर आईएएस अधिकारी जब शासन में एज ए सेक्रेटरी पोस्ट होता है तो वो गवर्नमेंट का अंग हो जाता है, गवर्नमेंट का शासन का पार्ट हो जाता है, और इसीलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। शासन की जो किसी भी विभाग में जब वो सेक्रेटरी के रूप में बैठता है तो उस विभाग के सारे ऑफिसर्स उसके कंट्रोल में होते हैं, और उसके द्वारा जो जियो एक्ट या रूल्स होते हैं उनको पालन करना पड़ता है। तो नटसेल में हम कह सकते हैं कि और सारे कैडर्स, जितने कैडर्स हैं वो एक विभाग है, और आईएएस कैडर एक विभाग भी है और सरकार का अंग भी है। इसीलिए इसका क्रेज आज तक आजादी के पहले और आज भी बना हुआ है, और हर युवा का और हर माँ बाप का सपना होता है कि वो आईएएस बने। साथियों, मैंने नटसेल में आईएएस के जुरिस्डिक्शन, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा किया। अब आइए हम देखते हैं कि इतना महत्वपूर्ण कैडर और इतना इंपॉर्टेंट और इतना क्रेजी कैडर्स को कैसे हम अचीव करते हैं, और किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह का विजन होना चाहिए, किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए एस्पायरेंट्स में और स्टूडेंट्स में, ताकि वो सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई कर सके, उसको क्रैक कर सके। इसके बारे में हम आज इस एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिविल सर्विसेज देश की सबसे प्रतिष्ठित, चैलेंजिंग और टफ सर्विस है। न सिर्फ इंडिया की बल्कि एशिया की सबसे चैलेंजिंग और टफ सर्विस है। इसको क्रैक करना, इसको क्वालिफाई करना या इसमें सिलेक्शन लेना कोई आसान काम नहीं है, मजाक नहीं है। इसके लिए जबरदस्त स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, प्रिपरेशन बनाना पड़ता है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और जो लोग स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनाकर प्रिपरेशन करते हैं, जिनके अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं, वो इसमें इस परीक्षा को क्वालिफाई कर जाते हैं, इसमें सिलेक्शन या इसमें चयन उनका चयन हो जाता है। और जो लोग इसमें चूक कर जाते हैं अपनी प्रिपरेशन में, अपनी स्ट्रेटजी में, अपनी मेथडोलॉजी में, प्लानिंग में, वो असफल रह जाते हैं। और मैं ये भी देखता हूं, आप भी देखते होंगे, कुछ लोग पहले अटेम्प्ट में, टीना डाबी जैसे लोग पहले अटेम्प्ट में न सिर्फ क्वालिफाई करते हैं बल्कि रैंक में प्रथम स्थान हासिल करते हैं, और कुछ लोग तीसरे, चौथे, पांचवें अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं, और कुछ लोग इसमें हमेशा हमेशा के लिए असफल हो जाते हैं, कभी क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो कुछ चीजें इससे ये साफ क्लियर होता है कि कुछ चीजें हैं जो हमको सफल बनाती हैं, और
कुछ चीजें हैं जो असफल बनाती हैं। आइए आज हम जो हमारा एक्सपीरियंस है और जो हमने इधर कोशिश कंटिन्यूअस आज तक सीखने की कोशिश किया है और जानने की कोशिश किया है, जो मैंने क्लोज ऑब्जर्व किया है, उसके बिना पर मैं कह सकता हूं कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, या कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं, कुछ ऐसा एटीट्यूड है जो सफलता के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए आज हम प्लानिंग के बारे में या स्ट्रेटजी के बारे में या प्रिपरेशन के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, प्रिपरेशन दो तरह की होती है। किसी भी चीज और किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, उसके लिए सबसे पहले उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। आज हम इसी प्रिपरेशन पर या तैयारी पर वार्ता आपसे करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि प्रिपरेशन क्या होती है, प्रिपरेशन कितनी तरह की होती है, किस तरह प्रिपरेशन करना चाहिए। साथियों, इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि प्रिपरेशन दो तरह की होती है। पहली प्रिपरेशन स्वयं की तैयारी है या प्रिपरेशन फॉर सेल्फ। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले स्वयं को तैयार करना पड़ता है, फिजिकली और मेंटली। और दूसरी है सिलेबस या उससे संबंधित पाठ्यक्रम की तैयारी। सबसे पहले आज हम स्वयं की तैयारी या प्रिपरेशन फॉर सेल्फ के बारे में बातचीत करेंगे कि एक एस्पायरेंट्स में या स्टूडेंट्स में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे बिजनेस हो, कोई भी क्षेत्र हो। उसके लिए, उसको अचीव करने के लिए सबसे पहले खुद को तैयार करना पड़ता है। उसी को हम प्रिपरेशन फॉर सेल्फ कहते हैं। अब इस सेल्फ की तैयारी में मैं उन बिंदुओं पर फोकस करूंगा कि सेल्फ की तैयारी या स्वयं की तैयारी करने के लिए स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट में किस तरह की क्वालिटीज, किस तरह का एटीट्यूड और विजन होना चाहिए, उस पर हम बारी बारी चर्चा करते हैं। साथियों, अगर आप सिविल सर्विस या किसी भी सर्विसेज, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, आर्मी की हो, जुडिशरी की हो, किसी भी सर्विसेज में जाने के पहले एस्पायरेंट्स को या बच्चों को या उनके माँ बाप को पहले ये देखना चाहिए कि हम सबसे पहले क्या बनना चाह रहे हैं, क्या हमको अपने जीवन में किस तरह की किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है। उससे संबंधित जो आपका लक्ष्य है उसको पहले डिसाइड करें कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है या इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना है या जुडिशरी में। होता यह है कि मैंने जो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, होता यह है कि लोग इंटर कर जाते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, बीए कंप्लीट कर लेते हैं, और कुछ लोग मास्टर डिग्री भी ले लेते हैं। लेकिन उनसे पूछा जाता है कि आप की पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, आप जीवन में किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, तो मुझे लगता है कि उसको एक्सप्लेन करने में लोग असफल हो जाते हैं। और इससे ये होता है कि वो बहुत लेट शुरू करते हैं और उनको सफल होने में मुश्किल होती, टफ होता है, असफल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में स्टूडेंट्स को या एस्पायरेंट्स को डिसाइड करना चाहिए कि वो लक्ष्य को डिसाइड करना चाहिए कि वो किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, और ये एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो कर लेना चाहिए। साथियों, लक्ष्य निर्धारण की जो मैं समझता हूं कि जो सबसे बेस्ट आइडियल पोजीशन है वो हाई स्कूल के साथ है। हाई स्कूल के बाद चेंज हो जाता है। जो मीडियम है, कुछ साइंस साइड के बच्चे साइंस साइड में जाना पसंद करते हैं, कुछ आर्ट साइंस पढ़ते हैं, कुछ लॉ या इस तरह से कोर्सेज करना चाहते हैं। तो हाई स्कूल में ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि उनको किस क्षेत्र में करियर बनाना है। अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से डिसाइड कर लेना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण में जो सावधानी बरतनी चाहिए, मैं उस पर आपसे बातचीत करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है कैरियर बिल्डिंग के लिए। लक्ष्य निर्धारण में सदैव अपनी बैकग्राउंड, अपनी चॉइस, रुचि, सब्जेक्ट की समझ, अपनी क्षमता और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही लक्ष्य डिसाइड करना चाहिए। किसी के दबाव में, किसी के कहने पर, पेरेंट की इच्छा पर या किसी की देखा देखी लक्ष्य का निर्धारण नहीं करना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो, जिस क्षेत्र में आपकी पकड़ हो, जिस क्षेत्र में आप सब्जेक्ट में आपकी पकड़ हो, उसी क्षेत्र को आप चुनें और उसी तरह का लक्ष्य डिसाइड करें।
मैं इस संबंध में पेरेंट्स और जो उनके गार्जियंस हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इनको भी अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पर नहीं थोपना चाहिए, जो उसको एडवाइस कर देना चाहिए। और बच्चों को भी चाहिए कि वो एडवाइस के रूप में अपने सीनियर्स और या अपने पेरेंट्स या किसी से भी एडवाइस ले सकते हैं अपने करियर के बारे में, बट अल्टीमेटली डिसीजन उन्हीं को लेना चाहिए, स्टूडेंट्स को लेना चाहिए जिनको तैयारी करना है। साथियों, स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत लक्ष्य के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि लक्ष्य को हमेशा बड़ा डिसाइड करना चाहिए। जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा सफलता उतनी ही बड़ी होगी। तो लक्ष्य डिसाइड करने में किसी को भी कंजूसी नहीं करना चाहिए और हमेशा लक्ष्य को बड़ा करके डिसाइड करना चाहिए। साथियों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जो एक सिविल सर्विस के स्टूडेंट के लिए या एस्पायरेंट के लिए जरूरी होता है, वो है फर्म डिटर्मिनेशन, फर्म दृढ़ निश्चयता। किसी भी एस्पायरेंट को पत्थर की चट्टान की तरह दृढ़ निश्चयी और लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। बार बार लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। होता यह है कि कुछ लोग शुरुआती सालों में असफल होने पर अपने लक्ष्य को बदल देते हैं, सब्जेक्ट बदल देते हैं, लेकिन ये बहुत ही फेटल, घातक होती है। मेरा मानना है कि लक्ष्य बदलने की जगह आप अपनी स्ट्रेटजी बदलें, अपनी प्रिपरेशन की जो मेथड्स है उनको बदलें और अपने को का मूल्यांकन करें कि हम क्यों असफल हो रहे हैं, उन असफलताओं पर फोकस करें और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करें, स्ट्रेटजी बदलें। लक्ष्य बदलने के मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, आज भी देख रहे हैं और पहले भी। कुछ लोग कुछ दिन तक आईएएस की तैयारी करते हैं या मेडिकल या इंजीनियरिंग की, उसके बाद 1 साल या 2 साल में लक्ष्य बदल देते हैं कि अब हम बिजनेस करेंगे, कुछ कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स में जाएंगे, कुछ कहते हैं कि हम समाज सेवा करेंगे। इस तरह जो लक्ष्य बदलते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सफल होते हैं। यह भाव होना चाहिए। एक बार अगर आपने अपने गोल को डिसाइड कर लिया है तो पत्थर की चट्टान की तरह उस लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए और किसी तरह का कंप्रोमाइज उसके लिए नहीं करना चाहिए। ये मन में हमेशा एक भाव होना चाहिए कि मैं तैयार हूं लुट जाने को, टूट जाने को, मिट जाने को, लेकिन तैयार नहीं हूं पीछे हट जाने को। ये पैशन और जुनून आपके अंदर लक्ष्य के प्रति होना चाहिए, तब जाके आप सफल होंगे। साथियों, जो नेक्स्ट पॉइंट है किसी सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट या स्टूडेंट में, जो नेक्स्ट पॉइंट जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस या मनोबल। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास और मनोबल का होना अत्यंत आवश्यक होता है। ज्यादातर तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होता। कुछ लोगों को अपनी बैकग्राउंड को लेकर, अपनी इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर, अपने बैकवर्डनेस को लेकर, अपनी कास्ट को लेकर, अपने माँ बाप को लेकर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके मन में रहता है कि मेरी बैकग्राउंड, मेरी स्टेटस ये नहीं है कि मैं सिविल सर्विसेज को क्रैक कर पाऊं और या किसी भी अच्छे पद को हासिल कर पाऊं। तो और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपनी पढ़ाई पर अपने ऊपर विश्वास न कर इसे आशीर्वाद और भाग की बात बताते हैं। पढ़ाई और हार्ड वर्क, मेहनत न कर ये लोग मंदिर, मस्जिद, मजारों और धार्मिक संतों, मौलवियों, महात्माओं और धर्मगुरुओं की परिक्रमा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे लोग कभी, मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग कभी सफल हो पाते हैं, होते होंगे, जो होते हैं जिन पर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो कॉन्फिडेंट नहीं है, जो आशीर्वाद, सफलता को आशीर्वाद और भाग मानते हैं। तो इस तरह का भी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आप अपने पर विश्वास करिए। किसी भी स्टूडेंट्स को या एस्पायरेंट्स को सबसे पहले अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके अंदर ये भाव और विश्वास होना चाहिए कि मैं अवश्य सफल होऊंगा, मुझे सफल होने में कोई रोक नहीं सकता। इस मुतालिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि सफलता का संबंध हमारे मस्तिष्क से है, हमारे माइंड से है। अगर आपकी आत्मा कहती है कि आप जरूर सफल होंगे, तो आपको दुनिया की कोई शक्ति या ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती, पीछे ढकेल नहीं सकती। आप अवश्य सफल होंगे। इस तरह का विचार हमारे राष्ट्रपति और पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का था और ये
ये 100% सही है। आप इसको आजमा कर देखिए तो आप अपने मनोबल को, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए ये आवश्यक क्वालिटीज है और सब में होना चाहिए। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट जो सफल होने के लिए जो क्वालिटीज स्टूडेंट में होनी चाहिए, एस्पायरेंट में होनी चाहिए, वह है परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब होता है किसी बड़े और कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से उस पर अड़े रहना, उस पर अडिग रहना, या दूसरे शब्दों में इसे जिद्दीपन या जिद कह सकते हैं या अड़ियलपन कह सकते हैं। जहां जिद होती है वही जीत होती है। तो आप अपने लक्ष्य के प्रति अड़े रहिए, उसके प्रति दृढ़ रहिए और एक जिद्दीपन या अड़ियलपन का स्वभाव अपने अंदर बनाए रखिए। और ये भाव हमेशा होना चाहिए, ये विजन हमेशा होना चाहिए कि मुझे इस पद को, इस सेवा को मुझे जरूर अचीव करना है, एक क्रैक करना है और इसमें जरूर सेलेक्ट होना है। ये जिद आपको सफल बनाती है। और नेक्स्ट है कमिटमेंट। कमिटमेंट भी एक इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है किसी भी स्टूडेंट में। कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता। लक्ष्य के प्रति आप जितना कमिटेड होंगे, जितना ज्यादा आप उसको लेकर कमिटमेंट आपका स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा आप सफल होंगे, उसी मात्रा में आप सफल होंगे। तो लक्ष्य के प्रति हमेशा कमिटेड रहिए, प्रतिबद्ध रहिए, उससे जरा भी डेविएट न होइए, नहीं होना चाहिए। इस तरह का एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना चाहिए हर एस्पायरेंट को। आज मैं एग्जाम्पल के रूप में कह सकता हूं कि आज किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो, किसी भी क्षेत्र में आप देख सकते हैं जो टॉप पर बैठे हैं उनके अंदर एक जबरदस्त अपने जॉब के लिए, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने करियर के प्रति एक जबरदस्त परसिवरेंस था और एक जबरदस्त कमिटमेंट था, जिसके बदौलत आज वो टॉप पर बैठे हैं। इतिहास इस तरह के एग्जाम्पल से भरा पड़ा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी विस्तार से इस पॉइंट पर चर्चा करूंगा। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही वाइटल है, इंपॉर्टेंस है, जो हर स्टूडेंट्स में, हर एस्पायरेंट्स में होना चाहिए, ये क्वालिटी आपके अंदर जबरदस्त जोश और हौसला पैदा करती है, वह है क्रेविंग। क्रेविंग को आप इंटरनल फायर भी कर सकते हैं या पैशन भी कर सकते हैं। क्रेव का मतलब होता है किसी चीज को पाने के लिए उसके प्रति तीव्र लालसा करना या ललच पैदा करना या अभिलाषा पैदा करना। इसी को क्रेविंग या क्रेव कहते हैं। आपके अंदर उठने वाली तलब, आपके अंदर उठने वाली फायर, आपके अंदर जो लक्ष्य को हासिल के प्रति जो क्यूरियोसिटी है, वो आपको सफल बनाने में आपको मददगार सिद्ध होती है। तो आपको, किसी भी स्टूडेंट को लक्ष्य के प्रति क्रेव करना चाहिए, उसके प्रति ललच करना चाहिए या उसके प्रति लालसा करना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि जैसे एडिक्टेड पर्सन जो नशेड़ी होते हैं, जो किसी ड्रग्स के एडिक्टेड होते हैं, गांजा, अफीम, चरस, इस तरह के बहुत सारे ड्रग्स हैं जो एक बार जो इसके एडिक्टेड हो जाते हैं, उनमें जब तलब उठती है तो वो उसको पाने के लिए, उस ड्रग को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। वो चोरी, ठगी, बेईमानी, डकैती, लूट, सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। इसी तरह सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट को या स्टूडेंट्स को भी होना चाहिए कि वो लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी स्तर से गुजर सकता है, अपना सब कुछ स्वाहा कर सकता है। उसके लिए खाना, पीना, सोना, सब कुछ उसको त्याग देना चाहिए। उसके अंदर जबरदस्त पैशन या जुनून की भावना होनी चाहिए। और इसी संबंध में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम साहब का एक स्टेटमेंट मैं कोट करना चाहूंगा इस संबंध में, कि उन्होंने कहा था कि सपने ये नहीं होते जो रात में देखे जाते हैं, सपने ये नहीं होते कि जो रात में देखे जाते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो आपका जो पैशन है, जुनून है लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य को हासिल करने के लिए, इस तरह का होना चाहिए कि आप उसके लिए कुछ भी कर गुजरने की स्थिति में हो, कुछ भी आप करने के हालत में हो और आपको दिन रात बेचैन, वो लक्ष्य आपको बेचैन किए हो, इस तरह का भाव होना चाहिए। इसको मैं एक शेर के जरिए एक्सप्लेन करता हूं। कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ सिविल सर्विसेज भी दीवाना बना देती है। तो साथियों, जब तक आप सिविल सर्विसेज के लिए दीवाना नहीं बनेंगे, तब तक आप सफलता आपको नहीं मिलेगी। आप
सफल होने में आपको कठिनाई होगी। कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ सिविल सर्विसेज भी दीवाना बना देती है। इस तरह की दीवानगी सिविल सर्विसेज आपसे चाहती है, और इस तरह का भाव, क्वालिटीज आपको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। साथियों, मैं इस संबंध में अपना उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं, आप विश्वास करिएगा। मैं जब इलाहाबाद में प्रिपरेशन कर रहा था सिविल सर्विसेज के अंदर, तो उस समय जबरदस्त क्रेज या जुनून सिविल सर्विस को लेकर मेरे मन में था, और इसके जुरिस्डिक्शन को लेकर, इसके स्टेटस को लेकर, इसके क्रेज को लेकर एक पागलपन मेरे अंदर सवार था। और मैं जब रात में, सायंकाल या रात में प्रशासन और पुलिस की गाड़ी प्रशासन सायंकाल या रात में जब हम लोग टहलने निकलते थे, तो जब किसी समय रोड से प्रशासन और पुलिस की गाड़ी छत पर नीली बत्ती जलाते हुए, हूटर बजाते हुए निकलती थी, तो मैं उस बेसुध होकर तब तक निहारता रहता था जब तक वो मेरी नजरों से ओझल नहीं हो जाती थी। तो ये था क्रेज और ये था पैशन। इसी तरह का भाव आपको भी डेवलप करना चाहिए। इसे कहते हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दीवानगी या सनक। उस रात में पूरी रात सो नहीं पाता था, और जोश के साथ और दूने उत्साह के साथ मैं पढ़ाई करता था, और इन्हीं क्वालिटीज ने मुझे दूसरे अटेम्प्ट में ही मुझे टॉप पर, शिखर पर पहुंचा दिया था। साथियों, सफलता आपके अंदर न बुझने वाली लगी हुई आग पर निर्भर करती है। आग जितनी गहरी लक्ष्य के प्रति आपके मन में लगी होगी, जितनी इंटरनल फायर आपके अंदर जल रही होगी, आप उसी मात्रा में आप सफल होंगे, और सफलता के जो चांसेस हैं वो अपने आप बढ़ जाते हैं। साथियों, जो नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो है डिवोशन और डेडिकेशन। यह भाव, इस तरह का भाव, डेडिकेशन और समर्पण और डिवोशन का भाव प्रत्येक स्टूडेंट में अपने लक्ष्य के लिए, खासकर जो सिविल सर्विसेज या इंजीनियरिंग नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर होना चाहिए। डिवोशन का मतलब है किसी चीज से बहुत ज्यादा प्रेम करना या लगाव करना, जैसे या उसके प्रति समर्पण का भाव हमेशा मन में रहना। ठीक उसी तरह जैसे भक्त का भगवान के लिए भाव होता है, साधक का साध के लिए होता है, शिष्य का गुरु के लिए होता है, उसी तरह का भाव पुजारी का मंदिर के प्रति होता है। उसी तरह का भाव हर स्टूडेंट को या एस्पायरेंट को अपने लक्ष्य के प्रति होना चाहिए। उसके प्रति उसे पूर्ण रूप से डिवोटी होना चाहिए, डिवोटेड होना चाहिए। लक्ष्य के अतिरिक्त उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। सदैव उसके मन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्ट्रेटजी, प्लानिंग, सोच विचार करना चाहिए। और इसको एक और उदाहरण से समझाया जा सकता है। जिस तरह महाभारत काल में विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन अपने लक्ष्य के प्रति जो उसकी दीवानगी थी और जो क्रेज था, जो समर्पण था, जब उसे आचार्य द्रोण जो उनके गुरु थे उन्होंने कहा कि अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे चिड़िया की मुड़ी दिखाई दे रही, उसका सिर दिखाई दे रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तब आचार्य द्रोण ने कहा कि अब आप धनुष का संधान करो। और इसी तरह का भाव, इसी तरह का लक्ष्य के प्रति आपका भी भाव होना चाहिए जिस तरह का अर्जुन का था, तब आप जरूर सफल होंगे। ये क्वालिटी आप अपने अंदर हर स्टूडेंट्स को डेवलप करना चाहिए। साथियों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सिविल सर्विसेज और यूपीएससी भी आपको आपके अंदर इस तरह का भाव या इस तरह की क्वालिटीज या विजन देखना चाहती है। वो है क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा। एक एस्पायरेंट्स को या स्टूडेंट्स को सदैव जहां भी हो, जिस भी परिस्थिति में वो हो, उसे जिज्ञासु होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए चीजों को जानने के लिए। जब भी उसके सामने कोई सब्जेक्ट, कोई इशू, इवेंट्स या कोई भी हैपनिंग होती है, तो उसको चाहिए कि उस पर उसको जानने के लिए वो उत्सुक हो जाए, जिज्ञासु हो जाए, उसके हर पहलू, उसके हर फेसेस के बारे में उसे गहराई से जानने का प्रयास करना चाहिए कि किसी भी इशूज या किसी भी इवेंट्स या सब्जेक्ट की ओरिजिन कैसे हुई, उसका काजेज क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, उस पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, अगर कोई इंटरनेशनल लेवल का इशू है या डिस्प्यूट है तो उस पर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या हो रहा है,
उसके लिए और जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनकी क्या पॉलिसी है, इस तरह का क्वेश्चन या इस तरह का विचार उसके अंदर आना चाहिए और उसे हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए। ये एटीट्यूड और इस तरह की क्वालिटीज एस्पायरेंट में यूपीएससी तलाश करती है, जो जिसके अंदर एक क्यूरियसनेस है, क्यूरियासिटी है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, वो उनका सिलेक्शन आसानी से होता है। और यूपीएससी भी उनमें यही चीज तलाश करती है कि उनके अंदर सोच विचार करने की और लोग चीजों के इश्यूज के समाधान के लिए, सॉल्यूशंस के लिए किस तरह का विजन होना चाहिए, किस तरह की कोशिश होना चाहिए, यूपीएससी भी इस तरह की चीजें एस्पायरेंट में एग्जामिन करती है। इसी तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। पढ़ते समय भी, स्टडी करते समय भी स्टूडेंट्स को या एस्पायरेंट्स को चाहिए कि वो किसी भी विषय की जब स्टडी कर रहा हो तो उसके संबंध में भी अपने से क्वेश्चन करना चाहिए और उस क्वेश्चन को रिप्लाई करना चाहिए। साथियों, जो दूसरी नेक्स्ट पॉइंट है जो हर स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट में होना चाहिए, वह सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ वैल्यूएशन, जिसे आत्म परीक्षण भी या आत्ममंथन भी कह सकते हैं। इस तैयारी के समय, प्रिपरेशन के समय इस तरह का भी क्वालिटी स्टूडेंट्स में होनी चाहिए कि वो जो पढ़ रहा है, जो उसके पास बुक्स हैं, जो उसकी आवर स्टडी है, जो उसका सिलेबस है, जो वो नोट्स बनाता है, उस पर वो काफी है कि नहीं और वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं, वो सिविल सर्विसेज में को क्रैक करने के लिए या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो प्रभावी है कि नहीं, इस तरह का मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन उसे हमेशा करना चाहिए। पेरेंट्स और गार्जियन को भी इस संबंध में ध्यान देना चाहिए कि उसका बच्चा सही दिशा में स्ट्रगल कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है या नहीं। कुछ लोग मैंने देखा है नजदीक से, कुछ लोग लास्ट तक भ्रम में, अंत तक भ्रम में, गलतफहमी में जीते हैं। उनको लगता है कि मेरी तैयारी बहुत सॉलिड है, मैं बहुत पढ़ लिया हूं, मुझे बहुत कुछ आता है, जबकि पोजीशन इसके जस्ट कंट्रेरी होती है। इसको मैं एक शेर के साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कुछ लोग हैं जिन उनके पांव के नीचे, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पांव के नीचे जमीन नहीं है, ताज्जुब यह है कि उन्हें इसका यकीन भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो गलतफहमी में होते हैं, उनको अपनी क्षमता और अपनी तैयारी के संबंध में विश्वास भी नहीं होता, वो गलतफहमी में जीते हैं और शायद वो उनको असफलता ही उनके हाथ लगती है। तो सेल्फ इवेल्युएशन या आत्ममंथन, आत्म परीक्षण करना बेहद जरूरी है। ये भी क्वालिटीज स्टूडेंट में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट साथियों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है पेशेंस और परसिवरेंस। पेशेंस यानी धैर्य। धैर्य हर इंसान का या हर पुरुष का या मर्द का एक जेवर है, गहना है, ऑर्नामेंट्स है। बिना इसके आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते, न ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जब बात डिवाइन सर्विसेज की या आयरन स्टील सर्विसेज जैसी, आईएएस जैसी प्रतिष्ठित और चैलेंजिंग सर्विस की बात हो तो बात और आगे बढ़ जाती है। धैर्य को लेकर, धैर्य उसके लिए, पेशेंस उसके लिए और आवश्यक बन जाता है, इसलिए कि ये सर्विस इतनी आसान नहीं है कि उसको आसानी से प्राप्त किया जा सके। इसमें आपको बार बार या लगातार असफल होना पड़ सकता है। कुछ लोग आप देखते होंगे कि चौथे, पांचवें और छठे अटेम्प्ट में सफल होते हैं। ये उनके धैर्य का ही परिणाम होता है कि वो लास्ट में सफल होते हैं। अगर वो धैर्य खो दें तो मुझे लगता है कि वो असफल ना होते। इसलिए धैर्य बेहद जरूरी है, इसके बिना सिविल सर्विस की सोची भी नहीं जा सकती। लाखों लोग साथियों, आप जानते होंगे कि लाखों लोग इस सेवा में अपीयर होते हैं और कुछ चंद लोग, हजार लोग ही इसमें फाइनली रूप से सिलेक्ट होते हैं। इसलिए पेशेंस इसके लिए बहुत जरूरी है। पेशेंस आपको सिखाता है कि आप बार बार कोशिश करिए, हार न मानिए। गिरकर उठ जाना हार नहीं है, बल्कि गिरकर न उठना हार है। आपकी जिद, आपकी हठ और आपका अड़ियलपन आपको सफल बनाता है। तो इसके लिए पेशेंस, धैर्य जरूरी है और हर स्टूडेंट या एस्पायरेंट में धैर्य का होना बेहद जरूरी है। साथियों, जो नेक्स्ट पॉइंट किसी सिविल सर्विसेज या आईएएस सर्विसेज की तैयारी करने के वाले स्टूडेंट में होनी चाहिए, वह है सेवा भाव। सेवा भाव बेहद जरूरी है। आईएएस की चाह रखने वाले या सिविल सर्विसेज की चाह रखने वाले स्टूडेंट को के अंदर सेवा, परोपकार, देश प्रेम, समाज प्रेम, देश हित या समाज हित सर्वोपर होना चाहिए। उसे खुद से क्वेश्चन करना चाहिए कि वह आईएएस क्यों बनना चाहता है, आईएएस बनकर वो क्या करेगा, उसका क्या लक्ष्य है।
अगर उसकी आत्मा उसको जवाब देती है कि वो आईएएस बनकर देश की सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा, दीन दुखियों की सेवा करेगा, डिसेबल्ड लोगों की सेवा करेगा, समाज के जो निरीह लोग हैं, कमजोर लोग हैं, निर्बल वर्ग है, उनकी सेवा करेगा, तो वो जरूर सफल होगा अपने लक्ष्य में। ये उसको मोटिवेशन का काम करेगी। और अगर उसकी आत्मा यह जवाब देती है कि वह आईएएस बनकर पद के लिए, आईएएस पद और प्रतिष्ठा स्टेटस के लिए, सम्मान के लिए आईएएस बनना चाह रहा है, या अपने परिवार या स्वयं के विकास के लिए या लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए आईएएस बनना चाहता है, तो शायद वह उतना संघर्ष और परिश्रम नहीं कर पाएगा जितना सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए परिश्रम की आवश्यक होती है। तो इस तरह का एक सेवा भाव, परोपकार का भाव हर स्टूडेंट में होना चाहिए, तब वो जाकर अपने लक्ष्य को भेद पाएगा और उसके लिए और ज्यादा मेहनत से और संघर्ष के साथ परिश्रम कर पाएगा। तो साथियों, जो नेक्स्ट पॉइंट्स है, क्वालिटीज है जो स्टूडेंट होना चाहिए, वो है हार्डवर्क। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बिना कठिन परिश्रम के कोई भी शख्स, कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। साथियों, इसका कोई विकल्प नहीं है। आज आप देखते होंगे जो व्यक्ति टॉप पर बैठे हुए हैं, और चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, सोशल हो, सर्विस हो, बिजनेस हो, उनकी लगातार परिश्रम का परिणाम है, उनके हार्डवर्क का परिणाम है। वो लगातार, जैसे पानी में बतख होती है, डब होती है, वो पानी पर बैठी रहती है और आराम से तैरती है, लेकिन लोगों को ये नहीं दिखता कि वो परिश्रम कर रही है। वो अपने पैर को चप्पू की तरह पानी के अंदर लगातार चलाती रहती है, इसलिए वो तैरती है, आगे बढ़ती है। इसी तरह जो लोग आज टॉप पर बैठे हुए हैं, वो रात दिन बिना थके, बिना इंटरप्शन मेहनत करते हैं, इसीलिए वो टॉप पर जाते हैं। तो साथियों, आपको भी हार्ड वर्क, लेबोरियस होना चाहिए, तब जाके आप सिविल सर्विसेज को क्रैक कर पाएंगे। इसके लिए कंटिन्यूअस स्टडी करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है जोश और उत्साह। ये भी क्वालिटीज स्टूडेंट में होनी चाहिए कि अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा जोश रहना चाहिए, उत्साह रहना चाहिए, जो आपकी प्रिपरेशन में, आपके हार्ड वर्क में, तैयारी में आपको मदद करेंगे। अगर अन्यथा आपके अंदर जोश या उत्साह की कमी होगी तो आप बोर होंगे, निराश होंगे और स्टडी नहीं कर पाएंगे, मन लगाकर नहीं पढ़ पाएंगे, बीच बीच में आपको निराशा होती रहेगी। इसलिए आपके अंदर लक्ष्य की तरफ जोश और उत्साह होना चाहिए। मैं इसे एक शेर के साथ एक्सप्लेन करता हूं। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं हौसलों से उड़ान होती है, पंख से कुछ नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो साथियों, आपके अंदर जोश और उत्साह होना चाहिए, आपके अंदर हौसला होना चाहिए कुछ कर गुजरने का। और नेक्स्ट पॉइंट जिस पर हम आपसे चर्चा करेंगे, वो अगला पॉइंट है जो हर स्टूडेंट या एस्पायरेंट में होना चाहिए, या किसी भी साधक के लिए होना चाहिए जो किसी भी क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहा है उसको अचीव करने के लिए। वह है उसके अंदर कुछ कर गुजरने की लालसा, या कुछ ऐसा सपना होना चाहिए वो जिसको लेकर, उसी सपने को, उसको लेकर, उसी लक्ष्य को, उसी लालच को लेकर जीना चाहिए। और बिना इस क्रेब के, बिना इस लालसा के कि मुझे कुछ समाज में करना है, मुझे एक स्थान बनाना है, मुझे एक रिकॉग्निशन बनना है, जब तक ये इंटरनल डिजायर आपके अंदर नहीं होगी, ये लालच, ये लालसा और ये अभिलाषा नहीं होगी, तब तक आप सफल नहीं होंगे। इसको मैं इस संबंध में मैं आपको एक शेर से इस बात को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ऐसा काम करो कि पहचान बन जाए, ऐसा काम करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, जिंदगी तो यहां हर कोई काट लेता है, कुछ ऐसा करो कि एक मिसाल बन जाए, कुछ ऐसा करो कि एक मिसाल बन जाए, एक एग्जाम्पल सेट कर दो, तब जाकर आप अपने लक्ष्य को भेद पाएंगे, लक्ष्य को सफल हो पाएंगे। तो इस तरह की लालसा, इस तरह का सपना हर एस्पायरेंट को, हर स्टूडेंट को अपने लक्ष्य को लेकर होना चाहिए। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको सफल बनाने में, आपको अपने लक्ष्य को अचीव करने में है, वो है पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता का भाव। हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को, हर एस्पायरेंट को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हो,
उनको अपने लक्ष्य को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा उनको एक सकारात्मक भाव होना चाहिए, उनके मन में एक विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करूंगा और इस तरह का मैं जरूर असफल होऊंगा। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मुझे असफल कर सके, मुझे सफल होने में रोक सके। इस तरह का अफर्मेशन, इस तरह का एटीट्यूड, विजन उसके अंदर होना चाहिए और निराशा, निगेटिविटी उसको पास नहीं फटकने देना चाहिए। जो लोग निगेटिव मानसिकता के होते हैं, मेंटलिटी के होते हैं, उनको सफलता शायद ही मिलती है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है और आज भी देखता हूं, उनके पास बैठिए तो सिविल सर्विसेज या किसी भी क्षेत्र में वो निगेटिव बात करेंगे कि ये तो बहुत टफ है, आपकी बैकग्राउंड नहीं है, आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप इसको सफल कर पाए, ये तो बड़े लोगों की चीज है, इसमें भेदभाव होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं और ये असंभव है। इस तरह की बात करने वालों के पास आप बैठेंगे, उनके साथ रहेंगे तो आपके अंदर निगेटिविटी का भाव आएगा और कभी भी आप अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाएंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले ही आप निराश होकर थक हार जाएंगे। तो इस तरह के भाव जो निगेटिव लोग हैं उनके पास, उनके सानिध्य में बिल्कुल मत रहिए, उनसे दूरी बनाइए और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ संघर्ष करिए, आप जरूर सफल होंगे। साथियों, अंत में मैं आपसे एक नटसेल में इस जो मैं आपसे वार्ता किया उसको निचोड़, उसका जो सारांश के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए एस्पायरेंट या स्टूडेंट में तैयारी के साथ साथ या तैयारी के पहले भी उपरोक्त क्वालिटीज होनी चाहिए। बिना इन एटीट्यूड या बिना इस तरह के विजन, बिना इस तरह के भाव या क्वालिटीज के आप या कोई भी किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। तो इस तरह की क्वालिटी जो मैंने डिस्कस किया हर स्टूडेंट या एस्पायरेंट में होनी चाहिए और खासकर जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर इस तरह की क्वालिटीज डेवलप करना चाहिए। साथियों, सफलता का संबंध गरीबी, अमीरी, अगड़ा, पिछड़ा, भाग, आशीर्वाद, परिस्थितिजन या बैकग्राउंड, पैतृकता या आनुवंशिकता से बिल्कुल नहीं है और न ही यह जाति, धर्म, मजहब और संप्रदाय पर आधारित है। सफलता का संबंध सिर्फ और सिर्फ परिश्रम, हार्डवर्क, डेडिकेशन, डिवोशन, पैशन, कमिटमेंट, क्रेविंग, परसिवरेंस, पेशेंस, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड पर डिपेंड करता है, इस पर आधारित है। बिना इसके किसी भी क्षेत्र में सफल होना बिल्कुल असंभव है। सफलता भी उसी का चयन करती है जिसमें ये गुण होते हैं, ये क्वालिटीज होती हैं। साथियों, अंत में मैं एक शेर के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। कुछ पंक्तियां आपको और आप जैसे तमाम लोगों को जो किसी भी क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में करियर बना रहे हो या किसी भी सर्विसेज के, पॉलिटिक्स के, बिजनेस के या किसी भी क्षेत्र में, उनके लिए मैं एक शेर नजर करना चाहूंगा और इसी शेर के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। सफलता न खेती किसानी में उपजे, सफलता न खेती किसानी में उपजे, सफलता बाजारों में बिकती नहीं है, सफलता अमीरी गरीबी नहीं है, सफलता है उसकी जो निष्ठा से चाहे, सफलता किसी की बपौती नहीं है। साथियों, सफलता किसी की इस तरह के लोगों की नहीं है, ये किसी की बपौती नहीं है, न ये धर्म है, न मजहब है, न जाति है, न पात है, न अगड़ा है, न पिछड़ा है। ये सिर्फ और सिर्फ उसकी है जो उसको निष्ठा से चाहता है। शायद इससे आपको कुछ संदेश मिल चुका होगा और मैंने जैसा आपको शुरू में कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा, एक स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको लेकर आप, जिसको अपनाकर आप 100% 100% सफल होंगे। उसके बारे में भी आइए हम चर्चा करते हैं। इस स्ट्रेटजी को लेवल ऑफ एफर्ट्स कहते हैं। किसी भी चीज को करने के लिए किस लेवल का एफर्ट होना चाहिए सफल होने के लिए, इस बारे में हम बताते हैं। इसको हम एक उदाहरण के जरिए इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि किस तरह का एफर्ट होना चाहिए, किस लेवल का एफर्ट होना चाहिए सफलता पाने के लिए या किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए। साथियों, जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए इसको आप समझिए। जैसे किसी व्यक्ति को गहरे तालाब में 4-5 लोग उसमें उस व्यक्ति को डुबो रहे हो गहरे पानी में
और जान बचाने के लिए वो व्यक्ति ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो, तो आप सोचिए कि वो किस तरह की कोशिश कर रहा है, उसी तरह की कोशिश आपको करना चाहिए। जान बचाने के लिए वो व्यक्ति, उसके अंदर जितनी शक्ति होगी, जितनी स्ट्रेंथ होगी, जितनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी, जो भी उसके अंदर टेक्निक होगी, पूरी टोटलिटी के साथ उन चारों लोगों को जो उसे पानी में डुबो रहे होंगे, उनको धक्का देकर पानी के ऊपर आना है, ये कोशिश वो करेगा अपनी पूरी शक्ति स्ट्रेंथ के साथ। उसी तरह किसी भी साधक को या किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में संघर्ष कर रहा हो करियर बनाने के लिए, उसको उसी तरह का एफर्ट करना चाहिए, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी पूरी टोटलिटी के साथ, पूरी कैपेसिटी के साथ, पूरी टेक्निक के साथ। जिस तरह एक डूबता हुआ व्यक्ति जान बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ बाहर पानी के सरफेस पर आना चाहता है, उसी लेवल का एफर्ट्स हर स्टूडेंट को या हर व्यक्ति को जो सफल होना चाहता है करना चाहिए। आप इस मंत्र को अपना के देखिए, आप जरूर सफल होंगे। आपके अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर जो कैपेसिटी है, जो स्ट्रेटजी है, जो आपकी टोटलिटी है, स्ट्रेंथ है, पूरा उसी लक्ष्य पर एक साथ लगा दीजिए और आप देखिए कि आप जरूर सफल होंगे। कोई शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इसका उदाहरण है, सफलता उन्हीं लोगों का वर्णन करती है जो इस तरह का एफर्ट करते हैं। जो इस तरह का एफर्ट्स नहीं करते वो बिल्कुल सफल नहीं होते। और इसका संबंध सफलता का न तो जात से है, न मजहब से है, न संप्रदाय से है, न अमीरी गरीबी से है, और न ही पैतृकता या आनुवंशिकता से है। अगर ऐसा होता तो जो टॉप पदों पर बैठे हैं, जैसे आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर्स, जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उनके बच्चे ही आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर होते। लेकिन बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका रेशियो न के बराबर है। 1-2% भी जो टॉप पर बैठे हुए लोग हैं, उनके बच्चे सफल होते हैं। तो इससे आपको एक संदेश मिलता है कि आपके अंदर इस तरह का भाव होना चाहिए, इस तरह का आपका प्रयास होना चाहिए, तब जाकर आप सफल होंगे। और दूसरी चीज जो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि सफलता जो बॉटम पर बैठे हुए हैं उनको मिलती है, वही लोग टॉप पर जाते हैं। जो लोग टॉप पर बैठे हैं वो बॉटम पर आते हैं, और जो बॉटम पर है वो टॉप पर जाते हैं। सफलता या अपॉर्चुनिटी सदैव नीचे वालों के साथ है। जो नीचे बॉटम पर हैं वही टॉप पर जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है। आप समाज में देख सकते हैं कि जो टॉप पर है वो उसको टॉप पर और जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन जो बॉटम पर है वही टॉप पर जाता है। आज जितने भी किसी भी क्षेत्र में जो टॉप पर बैठे हुए लोग हैं वो कभी न कभी बॉटम पर रहे होंगे, और जो आज टॉप पर बैठे हैं। तो आप अगर बॉटम पर हैं, आप रिसोर्सलेस हैं, आपकी परिस्थिति नहीं ठीक है, आप हेरिडिटरी नहीं है, आपके परिवार में कोई आईएएस, पीसीएस या उच्च पदों पर नहीं है, तो ये बिल्कुल ये नहीं है कि आप नहीं हो पाएंगे। आपके लिए चांसेस उन लोगों से ज्यादा हैं। तो आप इस भाव को मन में रखकर इसके प्रति स्ट्रगल करिए, आप जरूर सफल होंगे, ऐसी हमारी शुभकामना है। साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में सिविल सर्विसेज आईएएस की तैयारी कैसे की जाती है, उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके लिए किस तरह का विजन और किस तरह की समझ होनी चाहिए, नोट्स बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका है क्या होना चाहिए, किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए, बुक्स कौन होनी चाहिए, उसकी प्रिपरेशन की मेथड्स क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज की कब से करना चाहिए, इंटर के बाद या हाई स्कूल के बाद या बीए के बाद, इन इश्यूज पर हम इन पॉइंट्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे अगले एपिसोड्स में। साथियों, आज हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।